हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के पहले मेथड के ऊपर, यानी कि वैल्यू एड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे जाके व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कंसेप्ट के ऊपर। जो हमारा कंसेप्ट है यानी कि हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा था नेशनल इनकम, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम के बारे में। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आज एक ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो हमारे पास क्या है, वैल्यू एडेड मेथड, यानी कि वैल्यू एडिशन मेथड। इसी को हम प्रोडक्शन मेथड भी बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं? प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। तो ये चीज है। तो ये हमारे पास क्या है, अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम को हम कैसे निकाल सकते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि तीनों ही मेथड जिसके जरिए हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं तीनों के ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। प्रोडक्शन मेथड के ऊपर आज बात कर लेंगे, इनकम मेथड के ऊपर अगली वीडियो में बात कर लेंगे, और एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर उससे अगली वीडियो में बात कर लेंगे। और हो सकता है मैं कुछ दिनों बाद इन्हें मर्ज करके एक सिंगल वीडियो भी बना दूं आप लोगों के लिए। तो पहले बात करते हैं वैल्यू एडिशन मेथड के ऊपर या फिर प्रोडक्शन मेथड के ऊपर। तो वैल्यू एडिशन मेथड में होता क्या है, हम बात करते हैं वैल्यू ऐड करने की। अब इसको निकालने कैसे उसे पहले समझते हैं। वैल्यू एडिशन का मेथड मतलब क्या होता है। हम सब जो है मतलब एक प्रोड्यूसर है वो करता क्या है, वो रॉ मटेरियल्स को इस तरीके से यूज करता है, यानी कि अपने फैक्टर प्रोडक्शन को इस तरीके से यूज करता है ताकि उन्हें कंबाइन करके वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना दे जो कंज्यूमर्स की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन करना। यानी कि एक प्रोड्यूसर जो है वो कुछ नहीं, वो वैल्यू ऐड ही करता है। रॉ मटेरियल्स के अंदर वैल्यू ऐड करके एक नया फाइनल गुड बनाता है जिसको हम डायरेक्टली यूज में लेके आ सकते हैं। और वही हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब यहां समझते हैं जैसे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वैल्यू एडिशन मेथड में, इट इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस होता है किसके बीच में, द वैल्यू ऑफ आउटपुट, की आउटपुट की क्या वैल्यू है, एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। Value of intermediate goods. Intermediate goods include those goods which are used for resale or एक मिनट which are not आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो include those goods which are not used for resale and utilized for further production। तो यहाँ पे नोट लगा लो, which are not used for, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो अभी सारा गलत हो जाता। ठीक है, तो which are not used for resale, जिसको हम रीसेल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो यूज कर लिया है हमने। अब सपोज करो भाई किसी की चाय बनाने की शॉप है, तो उसने रॉ मटेरियल में दूध यूज किया होगा, चाय पत्ती यूज की होगी, चीनी यूज की होगी, वो सब तो उसने एज ए रिसोर्स यूज कर लिए ना। तो क्या मैं उसे रीसेल कर सकता हूं? नहीं, अब सिर्फ चाय ही रीसेल होगी। ठीक है, ना तो मैं उसे रीसेल कर सकता, ठीक है, ना ही मैं उसको फर्दर यूज कर सकता, क्योंकि एक बार जो रॉ मटेरियल यूज हो गए वो हो गए। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन करने में हमारी सहायता करते हैं, और एक बार अगर वो यूज हो गए तो हम ना उसको रीसेल कर सकते, ना ही दोबारा उसको प्रोडक्शन करने के लिए यूज कर सकते। अब अगर देखो फॉर द सेम ईयर, फॉर एग्जाम्पल मिल्क वाज परचेज्ड बाय द डायरी, सपोज करो मिल्क परचेज किया डायरी ने, ठीक है, डायरी शॉप टू प्रोड्यूस स्वीट्स एंड बटर मिल्क, ताकि उससे मिठाई बनाई जा सके और बटर मिल्क बनाई जा सके। तो क्या मैं उस दूध को रीसेल कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि वो तो मैं यूज कर चुका हूं इन चीज को बनाने में। और क्या मैं उसे फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो बस, तो इंटरमीडिएट गुड्स सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, हम उसको सेल यहाँ पे नहीं कर सकते। दूसरी बात, सबसे ऊपर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो क्या थी कि वैल्यू एडिशन मेथड जो है वो क्या होता है, वो डिफरेंस होता है किस चीज का, वैल्यू ऑफ आउटपुट का और इंटरमीडिएट गुड्स का। ध्यान रखना। अब एक चीज को समझाता हूं। सपोज करो जो पार्ले जी बिस्किट आता है 5 रुपए वाला, उसको बनाने पे 3 रुपया खर्चा आता है। अब उस 3 रुपए में भाई बिस्कुट बनाने में आटा लगा होगा, आटे के ऊपर खर्चा आया, चीनी के ऊपर खर्चा आया, और भी कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे वो डाले, उस पर खर्चा आया, पैकेजिंग के ऊपर खर्चा आया, 3 रुपया खर्चा आ गया। इंटरमीडिएट गुड्स हो चुके हैं, उसे बेचा कितने रुपए में, 5 रुपए में। तो ये 2 रुपए है ना, ठीक है, अच्छा वो तो प्रॉफिट है। 1 मिनट रुको, जो ये 3 रुपए है, सपोज करो उसने आटा खरीदा 2 रुपए का, ठीक है, 2 रुपए क्यों, 1 रुपए का, बाकी चीजें खरीदी 1 रुपए की, ठीक है, 1 रुपया कुछ और खरीदा। तो ये जो कंबाइन कर दिया ना, इसी को हम क्या बोलते हैं कि भाई आटे में जो जैसे आटा 1 रुपए का था, अब वो चीज 3 रुपए की बन चुकी है अब तक, तो क्या हो गया, वैल्यू ऐड कर दिया हमने उसके अंदर। तो ये चीज होती है यहाँ पे, यानी कि हमने कोई चीज खरीदी, ठीक है, उससे कुछ नया प्रोड्यूस कर दिया और उसका प्राइस बढ़ा दिया, क्योंकि खर्चा तो आया ना दोबारा कुछ नई चीज क्रिएट करने में, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऐड कर दिया। इससे डिफरेंस होता है क्या, वैल्यू एडिशन में क्या होता है कि हमने कितने का वो आउटपुट सेल किया और कितना उस पर खर्चा आया, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स कितने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड बोलते हैं।
अब स्टेप्स क्या होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, वो भी वैल्यू एडेड मेथड से। वो स्टेप देख लेते हैं कि करके। पहला स्टेप क्या है, वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो ऊपर बात कर ली, माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन। सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं, यानी कि वैल्यू एडेड का मतलब है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो भी उस आउटपुट का प्राइस है, जो भी उसकी वैल्यू है, उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर दो। दूसरा वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो क्या होगा, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक, यानी कि कितना आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया। वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैसे निकालेंगे कि अब देखो, जो आउटपुट है वो दो ही तरीके से होते हैं बिजनेस के अंदर, कितना आपने बेच दिया, कितना आपके पास एज अ स्टॉक रखा हुआ है, वो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। सपोज करो एक कंपनी ने 1000 मार्कर बनाए थे, उसमें से 800 सेल कर दिए, 200 स्टॉक में बाकी है, दोनों को ऐड कर दूंगा। जो सेल्स हुई, जो करंट में मेरे पास बाकी है, दोनों को ऐड करके टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में निकाल लूंगा। तो वही बात यहां पे है, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या बना, सेल्स, कितना प्रोडक्ट हम सेल ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लस में चेंज इन स्टॉक, यानी कितना स्टॉक अभी भी बाकी है। अब चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, यानी कि अब स्टॉक कितना है और पहले स्टॉक कितना था, उससे हमारा क्या निकलता है, चेंज इन स्टॉक निकल जाता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला ध्यान रखना चेंज इन स्टॉक निकालने का। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या आता है, दूसरा, क्लासिफाइंग द प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। हम यहाँ पे प्रोडक्शन एंटरप्राइज को 3 हिस्सों में बांटते हैं, और हम सब जानते हैं इकोनॉमी के मेनली 3 ही सेक्टर होते हैं। एक हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हमारा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा हमारा टर्शियरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जैसे कि जिसमें क्या आता है, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स को यूज करके प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फार्म प्रोडक्शन हो गया, ये सब क्या है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। फिर माइनिंग हो गया, क्योंकि माइनिंग में भी हम नेचुरल रिसोर्स बाहर निकालते हैं, ये सब किसका पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में मेनली तो हम एग्रीकल्चर को ही गिनते हैं, पर एग्रीकल्चर के अलावा उसके हेल्प से हम फार्म प्रोडक्शन करते हैं, एनिमल्स वगैरह पालते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट ही बन जाता है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री जो है वो भी हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट ही बनता है। सेकेंडरी सेक्टर वो आता है, यहाँ पे आते हैं सारी इंडस्ट्रीज। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या गया हमारा, जितनी भी इंडस्ट्रीज जिनका काम क्या है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तैयार करना। जैसे कि किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में मार्कर बना होगा, तो ये किसका प्रोडक्ट हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का। इसके बाद तीसरा सेक्टर क्या है, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर का काम ही क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। अब सर्विस किस तरह की, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब टाइप किसके हैं, सर्विस के टाइप है। तो सर्विस सेक्टर का मेन काम क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब टर्शियरी सेक्टर का काम क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, जब किसी भी टाइप की सर्विसेज हो। ठीक है, चाहे वो सर्विस हमारी रिलेटेड हो बैंकिंग से, चाहे वो इंश्योरेंस से, ठीक है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन से, वो सब किसका पार्ट बनता है, टर्शियरी सेक्टर का पार्ट बनता है। तो 3 सेक्टर मेनली काम करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। अब आगे समझते हैं। अब जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, द समेशन ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड एट अ मार्केट प्राइस ऑफ ऑल सेक्टर्स गिव अस द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे देखो, समेशन है किसका, ग्रोस वैल्यू एडेड का, वो भी मार्केट प्राइस पे, वो भी सारे सेक्टर्स का, वो में क्या देता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देता है मार्केट प्राइस पे। इसका मतलब कि जब हम सारे सेक्टरों की जो भी प्रोडक्शन हुई है, चाहे वो कुछ गुड्स की प्रोडक्शन हुई हो, चाहे वो सर्विस की प्रोडक्शन हुई हो, जो भी प्रोडक्शन हुई है, जब उन सबको ऐड ऑन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है ग्रोस वैल्यू एड एट मार्केट प्राइस। क्योंकि 3 जगह परफॉर्मेंस होगी किसी पर्सन की, या तो वो प्राइमरी सेक्टर में काम करेगा, या वो सेकेंडरी में काम करेगा, या वो टर्शियरी में काम करेगा। 3 सेक्टर में काम होता है। प्राइमरी में काम कर रहा है यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रहा है, यानी खेती वगैरह कर रहा है, या फिर एनिमल को पशु पालना काम कर रहा है, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व है। सेकेंडरी में वो इन्वॉल्व है फैक्ट्रीज वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में। और टर्शियरी में क्या आता है, सर्विस सेक्टर में, जैसे कि मैं भी आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, टीचिंग भी क्या एक सर्विस है। ठीक है, ऐसे ही सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जो हर पर्सन है, ठीक है, जो भी हमारा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कि जो किसी तरह की गुड्स नहीं बना रहा, पर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो किसका पार्ट बनता है, टर्शियरी सेक्टर का पार्ट बनता है। और जब हम तीनों सेक्टर के टोटल आउटपुट को ऐड ऑन कर लेते हैं, तो हमारा जीडीपी निकलता है एट मार्केट प्राइस। अब हमारे पास यहां से फॉर्मूला क्या बना, नेशनल इनकम का, वो फॉर्मूला देख लेते हैं। नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, NNP/FC। ठीक है, उसमें अब देखो NNP/FC है। अब यहां से जो हमारा आंसर आएगा पता है क्या आएगा, यहां से जो आंसर आता है वो ध्यान रखना, यहां से जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं GDP/MP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। लेकिन मुझे यहां से क्या निकालना है, नेशनल इनकम, मुझे क्या निकालना है, NNP/FC।
अब एनएनपी एट एफसी से, ठीक है, मतलब जीडीपी एट एमपी से मुझे कहां जाना है, एनएनपी एट एफसी। तो क्या करना होगा, जी को एन में चेंज करना होगा, डीपी को एनपी में चेंज करना होगा और एमपी को एफसी में चेंज करना होगा। और ये तीनों चेंज करना मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूं, जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी हो, पर जाके वो वाली वीडियो देख लेना, वहां पे सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन कर चुका हूं ऐसे ही कि जी से एन में कैसे चेंज करते हैं, एन से जी में कैसे चेंज करते हैं, डीपी से एनपी पे कैसे आएंगे, एनपी से डीपी पे कैसे आएंगे, एमपी से एफसी में कैसे आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अगर मुझे जी से एन पे जाना है तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे क्या नाम है, जी से एन पे जाना है तो डेप माइनस कर दूंगा। देखो यार, जीडीपी एमपी डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। डीपी से एनपी पे जाना है तो क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे एनएफआईए प्लस कर दूंगा। अब ये एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए, ठीक है। तो ये भी एक्सप्लेन कर सकता है, एनएफआईए ऐड कर दूंगा। और अगर एमपी से एफसी पे जाना है, एमपी से एफसी पे यानी कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि एनआईटी माइनस कर देते हैं। तो देखो, डेप्रिसिएशन माइनस किया, एनआईटी माइनस किया, एनएफआईए प्लस कर दिया, तो हम पहुंच गए कहां से, जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी पे। तो ये हमें नेशनल इनकम निकालना था, पर दिक्कत है कि वैल्यू एड मेथड से आता ये है, तो इससे इसमें हम ये सारी चीजें कर देंगे, इसमें से डेप्थ माइनस कर दूंगा, एन पे पहुंच जाऊंगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जैसे ही मैं ये माइनस करूंगा, एनएफआईए एनपीए पहुंच जाऊंगा, और एमपी में से माइनस करूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो कहां पहुंच जाऊंगा, एफसी पे पहुंच जाऊंगा। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो क्या आता है, सो वी गेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट थ्रू वैल्यू एड मेथड। इस तरीके से हम जो है वो नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, वो भी वैल्यू एड मेथड की सहायता से। अब यहां पे एक चीज समझते हैं काफी इंपोर्टेंट, वो क्या कि प्रिकॉशंस क्या क्या है, प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग द वैल्यू एडिशन मेथड ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम निकालते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम वैल्यू एड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड को यूज करते हैं। तो जिसमें से पहला क्या आता है, इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड व्हाइल द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो यूज कभी नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं ऐड करेंगे कभी भी जब हम इस तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो अब आज क्यों नहीं करेंगे वो समझते हैं। अब एग्जांपल देता हूं, किसी की अभी मैंने छोटे पहले एग्जांपल दिया भी था। सपोज करो पार्ले जी का बिस्कुट जो है, फिर से वही सपोज आता ही 5 वाला बिस्कुट ले लेते हैं। अब पार्ले जी, कहीं इसे कुत्तों वाला बिस्कुट समझते हैं, सबको पता है कि भाई सबसे फालतू ग्लूकोज इस बिस्कुट के अंदर होता है, कहीं नहीं है कुत्तों वाला बिस्कुट, वैसे लोगों ने खामखा इसको बदनाम कर रखा है। अब पार्ले जी का बिस्कुट मान लेते हैं 5 रुपए का है, इसके ऊपर भाई जो आटे का खर्चा आया या फिर जो फ्लोर का खर्चा आया, कितने रुपए आया, 3 रुपए का आया। तो इस प्रोड्यूसर ने जिसने आटे से बिस्कुट बनाया कितने की वैल्यू ऐड करी, मात्र 2 रुपए की। 5 में से 2 रुपए की वैल्यू उसने ऐड करी। अब 2 रुपए की वैल्यू ऐड करी, ये सिर्फ 2 रुपए ही लेगा, अपने उसमें 2 रुपए जोड़ेगा। इसलिए फॉर्मूले में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, वैल्यू एड वाले फॉर्मूले में, कि वैल्यू एड का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो हमने 3 रुपए का यूज किया था आटा, ठीक है, वो माइनस कर देंगे। तो 5 में से 3 गए, 2 की वैल्यू ऐड की। बाद में 3 रुपए क्यों नहीं लिए, ये इसी को बोलते हैं डबल काउंटिंग होना। अगर हम ये 3 रुपए लेते तो डबल काउंटिंग होती, यानी कि हमें नेशनल इनकम बढ़ के दिखाई देती। भाई ये आटा जो है वो भी तो किसी सेलर ने ही सेल किया है, किसी प्रोड्यूसर ने सेल किया है। सपोज करो किसी फैक्ट्री वाले ने गेहूं खरीदा हो, फार्म वगैरह से गेहूं लेके आया हो किसानों से डील करके, ठीक है, उसे उसने आटा पिसवाया और उसने वो आटा सेल किया है, वो आटा उसको सेल किया है। अब आटा सेल करने का मतलब क्या है, उसने आटा सेल तो कर दिया, किस चीज को, क्या बोलते हैं, फैक्ट्री को, ताकि फैक्ट्री क्या बना सके, उससे पार्ले जी बिस्कुट बना सके। तो उसने जब आटा सेल किया होगा तो क्या उसने उसे एज अ फाइनल प्रोडक्ट सेल किया था, आप बोलोगे भैया बिल्कुल एज अ फाइनल प्रोडक्ट सेल किया था, क्योंकि आटा उसके लिए क्या था, एज अ फाइनल प्रोडक्ट। वो तो जिसने बिस्कुट बनाया उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है ना, पर जिसने आटा सेल किया था उसके लिए तो फाइनल गुड्स था। तो उसने अपनी इनकम में दिखाया होगा कि भाई मैंने इतने का रुपए का आटा बेचा, ये मेरा प्रॉफिट है। उसके लिए गेहूं इंटरमीडिएट गुड्स था, तो गेहूं के प्राइस उसने ऐड नहीं किए होंगे। गेहूं के प्राइस किसने ऐड किए होंगे, किसान ने, जिसने गेहूं बेचा था। तो हमेशा जो है ना नेशनल इनकम में हमने जो वैल्यू ऐड करी है हम सिर्फ वही लेते हैं, क्योंकि अगर हम पूरी वैल्यू लेने लग गए, अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू लेने लग गए तो डबल काउंटिंग होगी। सपोज करो गेहूं बेचा किसने, किसान ने गेहूं की वैल्यू ऐड कर दी। अब वो गेहूं की वैल्यू जो है वो इसने भी ऐड कर दी, किसने, आटे वाले ने भी, ठीक है, और फैक्ट्री वाले ने भी ऐड कर दी। तो नेशनल इनकम खामखा बढ़ के दिखाई देगी, पर असली में नेशनल इनकम उतनी होगी नहीं। इसलिए हम जब नेशनल इनकम निकालते हैं वैल्यू एड मेथड से, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करते हुए चलते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजप्शन जिसने सेल किया होगा उसने उसे एज अ फाइनल प्रोडक्ट सेल किया होगा। अब इसका एक और एग्जांपल देता हूं, एक और से समझते हैं, हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आए। जैसे मान लो कि मेरी कोई चाय की शॉप है, मैं चाय बनाता हूं भाई, छोड़ो बनाना, चाय बनाना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं दूध लेके आऊंगा उसके लिए, अब दूध लेके आऊंगा, वो दूध मैंने किसी दुकान से लिया होगा, वो जिस दुकानदार ने दूध बेचा उसने कैसे बेचा होगा, एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो वो अपनी इनकम में ऐड करेगा उस दूध के प्राइस को,
ठीक है। अब मैं उस दूध से चाय बनाऊंगा, ठीक है। अब सपोज करो दूध की कॉस्ट मान लेते हैं पर कप जो है मान लेते हैं वो 5 रुपए आ रही है, और मैं चाय बेच रहा हूँ 10 रुपए पर कप, तो मैंने कितने की वैल्यू ऐड करी? 5 रुपए की। तो क्या मैं पूरी इनकम 10 रुपए दिखा दूं अपनी? नहीं, मैं सिर्फ दिखाऊंगा 5 रुपए। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ 5 रुपए कमाया है, और वो 5 रुपए तो उस दूध वाले ने पहले ही अपनी इनकम में दिखा दिया था फाइनल गुड के तौर पर, क्योंकि उसने दूध बेचा था एज अ फाइनल प्रोडक्ट। वो दूध मेरे लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था। क्यों? क्योंकि मुझे दूध से चाय बनाना था, या फिर उसका कुछ और भी चीज मिठाई वगैरह बनानी हो वो बना के बेचनी थी, इसलिए दूध मेरे लिए था इंटरमीडिएट गुड्स। इसलिए मैं दूध का प्राइस माइनस करूंगा। क्यों? क्योंकि दूध का प्राइस ऑलरेडी वो शॉपकीपर अपने इनकम में ऐड ऑन कर चुका है। तो चीज ध्यान रखना, इसी की वजह से ना डबल काउंटिंग देखने को मिलती है। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स यूज कर लेंगे, अपने इनकम में दिखा लेंगे, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या आता है? द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड बाय द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। जो सेल और परचेज होती है किसकी? सेकंड हैंड गुड की, ठीक है, वो कभी भी नेशनल इनकम निकालते वक्त कैलकुलेट नहीं की जाती, उसकी वैल्यू को ऐड ऑन नहीं करते हैं। बातें क्यों नहीं करते हैं? अगर हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे सेल परचेज हो रही है, पर गुड्स हैं सेकंड हैंड गुड्स, क्यों होता है ऐसा? तो क्यों बताऊं, रट लो ना। अच्छा, बताना है क्या? तो सुनो, तो ऐसा इसलिए होता है। अरे एक बार बताओ, मान लो किसी पर्सन ने बाइक ली 2010 में, ठीक है, तो वो किसी कंपनी ने सेल करी होगी, उस कंपनी ने उसे नेशनल इनकम में दिखा दिया होगा, मैंने खरीदी, मेरा एक्सपेंडिचर में आ गया, ठीक है। अब मैं 2015 से रीसेल कर रहा हूं, अब वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो 2010 वाले नेशनल इनकम में आ चुका है। तो इसलिए दोबारा कोई प्रोडक्ट जो है वो कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। तो ये चीज ध्यान रखना। इसलिए जो है ना, सेकंड हैंड प्रोडक्ट जो है वो कभी भी हम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि वो एक बार उसकी ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड कर दी गई है। दोबारा आप करोगे तो दोबारा रिकॉर्ड होगी, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। या फिर होता है कि वो किसी और ईयर में ली गई हो और बाद में किसी और ईयर में सेल की गई हो, तो वो उस ईयर की नेशनल इनकम में पहले कैलकुलेट हो चुकी है, अब उसे इस साल की नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो ये था रीजन। तीसरा पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो हम जो प्रोडक्शन करते हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, सच एज सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। अब ऐसे मान लो घरों में हम लोग जो है हाउसवाइफ काम कर रही होती है, ठीक है, मम्मियां काम करती हैं, भाई सारी चीजें मैनेज करती हैं भाई मम्मी करती है, और कौन करके देगा, है ना। तो जनरली कपड़े वगैरह बिल्कुल वेल आयरन। अगर मैं तो एक साफ बात मानता हूँ, अगर घर में, ठीक है, मम्मी हर एक चीज ऑर्गेनाइज ना करे तो क्या होगा, सारी की सारी मिसमैनेजमेंट हो जाएगी हर एक चीज की, है ना। टाइम पे कुछ मिलेगा नहीं, टाइम पे खाना नहीं मिलेगा, कपड़े पैसों के नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि वो चीज जो है ना, हम शायद अपने पेरेंट्स की तरफ ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते हैं। एक मैं जनरल टॉपिक की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें दिखाना चाहिए, क्योंकि हमें कदर नहीं होती। क्योंकि अगर नहीं है कदर तो भाई एक काम करो, 10 दिन ना उन्हें कहीं बाहर भेजो ट्रिप पे, कहीं घूमने जा रखी हो, और जब आपको सारे काम करने पड़ेंगे, खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक, ठीक है, फिर या फिर बाहर खाओगे, कुछ भी मिल रहा है ऑयली वगैरह सब बाहर खाना पड़ेगा, तो बहुत डिस्टर्बेंस होती है लाइफ के अंदर। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि जो है ना, जो भी सर्विसेज हम लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं। जैसे कि हाउस वाइफ मम्मी पैसे तो मांगती नहीं है कि बेटे चले खाना बनाया मेरे को पैसे दे, ठीक है। किचन गार्डनिंग, ठीक है, आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। हम इसको नेशनल इनकम का पार्ट नहीं मानते हैं, बट उनकी सर्विसेज इंपॉर्टेंट बहुत होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारा वक्त बचाती है। जैसे इस टाइम मेरी खुद की जो मदर है वो विलेज गई हुई है, गाँव गई हुई है, ठीक है, किसी इवेंट में, तो मुझे कुछ सारी चीजें खुद मैनेज करनी पड़ रही है। तो भाई मेहनत लगती है, टाइम लगता है उन चीजों को मैनेज करने में। अब दिन के 2-3 घंटे खराब होते हैं, उन 2-3 घंटों में तो और भी दूसरी चीजें कर सकता था मैं, चाहे वीडियो बना लेता, चाहे मैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पढ़ा लेता, तो इन चीजों में टाइम तो लगता है। तो इसलिए जब वो रहते हैं, वो एक चीज जो है ना, बिल्कुल ऐसा होता है कि मैं उठा हूँ, एक्सरसाइज करके आया, जिम करके आया, सब कुछ खाना वाना तुरंत टाइम पे रेडी मिल गया, ठीक है, टाइम वेस्ट हो नहीं गया, तुरंत गया काम करने लग गया अपना, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो इनको हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में तो नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे पैसे नहीं लेती हैं। हाँ, लेकिन अगर वही सर्विसेज, ध्यान रखना, ये सर्विस सेल्फ कंजप्शन की थी, अगर वही सर्विसेज, जैसे कई बार क्या होता है कि किसी की मम्मी वगैरह जो है वो एज अ मेड भी काम कर रही होती है कहीं पे, ठीक है, तो वो भाई नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि वो काम, वो सर्विस नहीं दे रही फ्री में, सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं है वो सर्विस जो है वो पेड है, ठीक है, वो उन्हें वहां से पैसा मिल रहा है, इनकम मिल रही है, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट जरूर बनेगा। ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज कर लो अपने आप को। यहाँ पे किसकी बात की हमने? प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन, यानी कि वो सर्विसेज जो खुद के कंजप्शन के लिए इज नॉट इंक्लूड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो सेल्फ कंजप्शन के लिए है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या है? द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूडेड इन द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन विल बी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू हम लेते हैं ना वहां से, उस गुड्स से सेल्फ कंजप्शन के लिए, वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज करो कि यहाँ पे कंसेप्ट मैं समझाता हूं। अब बात भैया, ऊपर तो आपने कुछ और बोला था, नीचे कुछ और बोल रहे हो, वो तो सर्विसेज थी, लेकिन जो वैल्यू वहां से हम निकाल सकते थे वो वहां पे नेशनल इनकम में कैलकुलेट जरूर की जाएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं कि जैसे कि सपोज करो किसी ने अपना घर यूज कर रहा है एज अ ऑफिस,
तो वो उसका प्राइस कैलकुलेट करके चलेगा, क्योंकि अगर वो उस घर को यूज नहीं करता तो रेंट पे लगाता, तो वहां से पैसे तो आता ना कुछ, तो उसको भी नेशनल इनकम का पार्ट मान के चलते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। फिर भी कोई भी डाउट बच जाए, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है। क्योंकि जब मैं तीनों मेथड करवा दूंगा, चाहे वो हमारा वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन मेथड हो, इनकम मेथड हो और एक्सपेंडिचर मेथड हो, ध्यान रखना इसी के दोनों नाम है, ये वैल्यू एडेड और प्रोडक्शन मेथड एक ही है, जो मैं करवा चुका हूं आज की वीडियो में। फिर हम करेंगे अगली वीडियो में इनकम मेथड, फिर हम करेंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों को हम कंबाइन कर लेंगे, तब हम क्या बनाएंगे, तब हम करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, क्योंकि तब हमारे तीनों मेथड हो चुके होंगे, तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किया मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। किसी भी डाउट के लिए कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, कमेंट कर देना। कोई भी सजेशन हो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।